जिन पे तुम पूरा दिन रहते हो, शायद इंस्टाग्राम हो गया या फिर जोमेटो, स्विगी, इन सब के अगर तुमने देखा होगा, इन सब की एक वेबसाइट है। वेबसाइट बेसिकली यार क्या होता है कि इन बहुत कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेटिव वेबसाइट हो जाती हैं, जैसे कि तुम्हारा विकिपीडिया है जिसमें तुम सिर्फ रीड ओनली करते हो। वहीं तुम्हारे कुछ वेबसाइट ऐसे हो जाते हैं जो कि तुम्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे अमर पीडीएफ, इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हो गई। चैट जीपीटी के लिए तुम चैट ओपन डॉट ए आई यूज करते हो। ये तुम्हारी कुछ वेबसाइट्स हैं जो तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट होता ये है कि जब तुम एक वेबसाइट डेवलप करते हो और उसके फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लॉजिक्स को संभालते हो, तो वो होता है तुम्हारा वेब डेवलपमेंट। फ्रंट एंड और बैक एंड के लॉजिक्स क्या होंगे वो अब आगे देखो। ओके, तो यार सबसे पहला जो तुम्हारा एक चीज है जो वेब डेवलपमेंट को बाकी और डोमेन से अलग करती है, जैसे तुम्हारा डेटा एनालिटिक्स हो गया या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गया, तो वो चीज ये है कि देखो यार, वेब में जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि वेबसाइट तुम बनाते हो जो कि अलग अलग तरह से होती हैं। या तो वो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट हो सकती है, या तो वो सर्विस प्रोवाइडिंग वेबसाइट हो सकती है। तुम्हारी ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, वो तुम्हारी सर्विस प्रोवाइड है। तुम्हारी विकीपीडिया हो गई, या फिर मीडियम में जिसमें तुम आर्टिकल्स पढ़ते हो, वो तुम्हारी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट होगी। ठीक है। तो तुम्हारी जो वेबसाइट होती है यार, वो क्या करती है, डेटा रिप्रेजेंट करने का काम करती है, या डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन को काम करते हैं। तो ये जो चीज है, रिप्रेजेंटेशन जो है स्पेसिफिकली, ये इसको कुछ डोमेन, स्पेसिफिक डोमेन से अलग करता है। जैसे कि तुम साइबर सिक्योरिटी देखते हो, वहां पे तुम्हारा डेटा रिप्रेजेंटेशन से कोई लेना देना नहीं। तुम डेटा एनालिटिक्स देखते हो, वहां पे तुम्हारे डेटा रिप्रेजेंटेशन से कोई लेना देना नहीं। एंड्रॉइड में देखोगे तो हाँ भाई, वहां पे डेटा रिप्रेजेंटेशन से तुम्हारा मतलब रहता है। अब डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड्रॉइड में भी है, वेब डेवलपमेंट में भी है। अब ये दोनों अलग किस बेसिस पे है? तो यार ये है कि तुम्हारी जो वेबसाइट्स होती हैं वो चलती हैं ब्राउजर में, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में। तुम्हारे गूगल क्रोम हो गया, ब्रेव हो गया, क्रोमियम हो गया, या फिर तुम्हारे सफारी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सब ब्राउजर होते हैं। तो ये तुम्हारे लिए वो करते हैं, तुम्हारी वेबसाइट को रन करते हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग में ये था कि तुम्हारी जो जावास्क्रिप्ट होती है, वो पहले लैंग्वेज जो थी वो ब्राउजर स्पेसिफिक थी, ब्राउजर के अंदर ही वो चल सकती थी। ठीक है। तो इस कारण ब्राउजर जो है वो एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते थे जावास्क्रिप्ट को, और एचटीएमएल को रेंडर करके शो करते थे। जबकि तुम्हारी जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट होती है, वो होती है यार एक ओएस के अंदर। तुमने देखा होगा कि तुम्हें एप्लीकेशन चलाने के लिए कोई ब्राउजर नहीं चाहिए होता, या फिर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होना होता, सो दैट तुम्हारा डेटा डिस्प्ले। ओके, तो ये था कि यार तुम्हारे जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन होते हैं वो तुम्हारे ओएस के स्पेसिफिक होते हैं। तुम्हारे एंड्रॉइड डिवाइस से उनका जो कनेक्शन होता है, जो उनके कम्युनिकेशन होता है, वो इसके साथ ही रहता है। ठीक है। जबकि तुम्हारे वेब डेवलपमेंट में ये रहता है कि तुम्हारी जो वेबसाइट है वो एक ब्राउजर में चल रही है। ब्राउजर जो है वो अपने एनवायरनमेंट से बाहर वेबसाइट को कुछ भी एक्सेस करने नहीं देती। ज्यादातर चीजें जो है तुम्हारी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम वेबसाइट से यार कुछ डाउनलोड कर सकते हो, पर अपने फाइल सिस्टम में डायरेक्टली कुछ नहीं डाल सकते। तुम अगर वेबसाइट से कुछ डाउनलोड भी करते हो, तो वो सबसे पहले तुमसे यार लोकेशन पूछता है कि मुझे इसे कहाँ डाउनलोड करना है। वो जो लोकेशन पूछना है वो ब्राउजर की क्वालिटी है, ना कि तुम्हारी वेबसाइट। तो तुम्हारी जो वेबसाइट है वो अपने एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज्यादा एनकैप्सुलेटेड रहती है, सो दैट कोई भी थ्रू अ वेबसाइट तुम्हारे सिस्टम में कोई गड़बड़ ना कर सके। अब तुम्हें पता है कि यार वेबसाइट जो है वो थ्रू आउट द इंटरनेट तुम्हें सर्व की जाती है, जबकि जो तुम्हारी मोबाइल एप्लीकेशन है वो तुम्हारे डिवाइस में लोकली रहती है। तो ये एक प्रोटेक्शन जो है ब्राउजर प्रोवाइड करता है, खासकर जब तुम एक बहुत ज्यादा बड़े वास्ट इंटरनेट के सामने जब इंट्रोड्यूस होते हो थ्रू अ वेबसाइट, तो तुम्हें प्रोटेक्टिव रखा जाए, इसके लिए ब्राउजर रहता है। ठीक है। तो यार इनके जैसे कि ऑब्वियसली बात है, एनवायरनमेंट अलग अलग है। मोबाइल एप्लीकेशन का अलग एनवायरनमेंट है, वेब जो वेबसाइट्स है उनका अलग एनवायरनमेंट रहता है। तो इनको बनाने के लिए जो तुम्हारे टेक स्टैक यूज होता है वो भी अलग अलग होता है। तुम्हारे यार इसमें जावा रहती है, कॉटलिन रहती है, फ्लटर रहती है, जिन कुछ को आइडिया होगा मोबाइल डेवलपमेंट के बारे में।
एप्लीकेशन के बारे में। जबकि अपने वेब डेवलपमेंट में 3 लैंग्वेजेस तो सबसे ज़्यादा मेन है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। जहाँ पे एज यूजुअल तुमने भी सुना होगा, HTML प्रोवाइड स्केलेटन, CSS प्रोवाइड स्टाइल, तुम्हारी वेबसाइट कैसी दिखेगी, एंड जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी, तुम्हारी ऐप का जो लॉजिक रहेगा, फ्रंट एंड लॉजिक या जो बैक एंड में जो लॉजिक रहेगा वो जावास्क्रिप्ट देखती है। ठीक है। उसके बाद यार ऐसा है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, ये दोनों चीजें जो है वेबसाइट में मिलके काम कर रही होती है। अब यार देखो ऐसा होता है कि तुम वेबसाइट जो बनाते हो उनको तुम दो तरीके से दिखा सकते हो। मतलब बेसिकली इंटरनेट पे वो दो तरीके से एग्जिस्ट करती है। एक तो होता है पूरी एप्लीकेशन सिंगल उसमें एनवायरनमेंट में। वहां पे क्या होता है कि सर्वर साइड रेंडरिंग चीज आती है, और तुम्हारा बैकएंड जो तुम्हारी फ्रंट एंड की फाइल्स को सर्व कर रहा होता है। जबकि दूसरे एंड पे क्या हो, दूसरा जो तरीका है वो ये है कि तुम्हारी फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों इंडिविजुअल पोर्ट पे एज इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन एग्जिस्ट करते हैं, और एपीआई के थ्रू एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज होता है। जो पहले जब HTML थी, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, ये सब इतनी डेवलप नहीं थी या फिर इस्तेमाल नहीं होती थी, तब सर्वर साइड रेंडरिंग का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें तुम्हारे हर डेटा एक्सचेंज पे तुम्हारी HTML फाइल अपडेट करके तुम्हारे पास वापस भेजी जाती। ठीक है। तो उस प्रॉब्लम से तुम्हें बार बार HTML पेज ना लाने पड़े, इसके लिए बहुत सारे नए नए फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज बनाए गए, जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर या फिर व्यू। तो इसमें से कुछ हमारे जो फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी हैं, जैसे कि रिएक्ट हो गया या एंगुलर हो गया, ये हमारे फ्रंट एंड के लिए काम आते हैं। वेर जो नोड जेएस या जो एक्सप्रेस जेएस है, एलिशिया है, ये सब तुम अपने बैक एंड में यूज करते हो। ठीक है। अब सबसे पहली चीज है, देखो फ्रंट एंड और बैक एंड होती क्या है चीज, क्योंकि तुम्हारी वेबसाइट में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि फ्रंट एंड लॉजिक, बैक एंड लॉजिक। फ्रंट एंड होता है या तुम्हारा जो यूजर के सामने रहता है, जो तुम्हारी वेबसाइट का पोर्शन यूजर से इंटरेक्ट करता है, वो होता है तुम्हारा फ्रंट एंड। इसलिए जो तुम वेबसाइट जैसे तुम देखते हो, फॉर एग्जाम्पल यार तुम Amazon पे हो, ठीक है। अब Amazon जो है वो तुम्हें डायरेक्ट अपनी एपीआई तो नहीं दे रहा कि भाई ये एपीआई हिट करो तो तुम्हारा इतना पैकेज जो है, इतनी क्वांटिटी में तुम्हारा सामान जो है वो ऑर्डर हो जाए। तुम्हें एक वेबसाइट दे रहा है वो, जहाँ पे तुम अपना ऑर्डर देख सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ है, ये प्रोडक्ट है, मुझे ये इतनी क्वांटिटी में खरीदना है, इसका प्राइस ये हो। डेटा को रिप्रेजेंट करना इन मीनिंगफुल वे, ये फ्रंट एंड का बेसिक एम है। फ्रंट एंड का बेसिक प्रिंसिपल ही यही है कि जो डेटा है उसको ज्यादा से ज्यादा मीनिंगफुल वेज में और लॉजिकल वेज में तुम्हें दिखाना, और तुम्हारा इंटरेक्शन अपने डेटा के साथ मेंटेन रखना। ठीक है। फ्रंट एंड के लिए यार जो अक्सर यूज किए जाते हैं वो होती है यार HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये तीन जो लैंग्वेज हैं, ये पूरी वेब डेवलपमेंट में पेरेंट है। इनसे हटके और इनसे बाहर कुछ नहीं है। वो तरीके जो है, जैसे कि तुम रिएक्ट देखोगे या एंगुलर देखोगे, व्यू देखोगे, वो होता यही है कि तुम जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML और CSS को मल्टीपल वेज में इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। अब अगर तुम्हें रिएक्ट का बेसिक प्रिंसिपल मैं बताऊं, तो उसमें ये होता है कि यार तुम एक फंक्शन कॉल करते हो और वो फंक्शन तुम्हें HTML रिटर्न। फंक्शन जो है वो जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है, रिटर्न जो वो कर रहा है वो HTML में है। अगेन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये तीन लैंग्वेज, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये पेरेंट है। ठीक है। इसके अलावा जितनी लाइब्रेरीज बनती हैं या जो फ्रेमवर्क बनते हैं, वो सब इन्हीं के बेसिस पे रहते हैं, और अलग अलग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके तुम्हें डेटा रिप्रेजेंट करने में मदद करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जैसा मैंने तुम्हें बताया कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जो है वो पेरेंट लाइब्रेरी है। उसके बाद जो रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, तुमने इसका नाम, और मर्न स्टैक का तो यार सबने सुना होगा। लाइक हर दूसरा या तीसरा बंदा मर्न स्टैक या मर्न डेवलपर अपने आप को बोलता है। तो बेसिकली उसमें यार एक रिएक्ट जो है वो तुम देखोगे यार सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड यूज की जाती है, फेसबुक के द्वारा ये डेवलप की गई थी और मेंटेन भी की जा रही है। इसका अपग्रेड वर्जन तुम नेक्स्ट जेएस समझ सकते हो। हालांकि दोनों सेम नहीं है, पर अपग्रेड है नेक्स्ट जेएस इस तरह। अब एक चीज ये है कि HTML जैसे जावास्क्रिप्ट, जहाँ अगर मैं सिर्फ इन तीन बेसिक लैंग्वेजेस की बात करूँ, इनसे तुम क्या है सर्वर साइड रेंडरिंग अचीव कर पाते हो।
जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि अप्रॉक्स कुछ 6 या 7 साल पहले ऐसा होता था कि तुम्हारा जो बैकएंड है वही तुम्हें एचटीएमएल फाइल रिटर्न करना होता। तो दैट वाज लॉजिक रिटर्न इन योर एचटीएमएल सीएसएस एंड जावा। ठीक है, वेयर एज फेसबुक या एंगुलर या व्यू जेएस में तुम देखोगे तो यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड को अपने आप में ही एक अलग एप्लीकेशन बना दिया जाता है। फ्रंट एंड जो है वो बैक एंड पे सिर्फ अपने डेटा के लिए डिपेंडेंट रहता है, अपनी रेंडरिंग के लिए नहीं। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारे कुछ बेसिक माइनर ऑपरेशंस जो हैं वो तुम अपने फ्रंट एंड पे ही रख सकते हो। अगर तुम हर चीज के लिए एक सर्वर को रिक्वेस्ट हिट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, तुम्हारी जो वेबसाइट में ऑपरेशन है वो तो बहुत सारे होंगे और उसके लिए हर ऑपरेशन जब तुम हिट करोगे सर्वर पे लोड बहुत ज्यादा पड़ता है। अब यार एग्जांपल के तौर पे तुम देख लो, अगर तुम amazon की बात करते हो, फॉर एग्जांपल चलो यार एक प्रोडक्ट हम वो करते हैं ऑर्डर। तो हमें एक पेन पसंद आ गया, पेन के लिए हमने पेन पे क्लिक करा। ऑब्वियसली बात है वो एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन कॉल करेगा, वहां से हमारा एचटीएमएल पेज अपडेट होगा कि हाँ भाई इसको पेन की जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, डिटेल्स हैं, प्राइसिंग के साथ एक पेज भेज दो इसको। तो तुम्हारे पास एक पेज आएगा। अब तुम वहां पे उस प्राइसिंग और उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज करोगे उसको। तो उसके लिए फिर दोबारा तुम हिट करोगे, दोबारा एक पेज आएगा। अब तुम ये देखो यार, तुम्हारा जो हिट है, तुम एक पेन को पिक करने से लेके ऑर्डर करने तक, परचेज अपनी कंफर्म करने तक तुम बहुत सारे ऑपरेशन कर रहे हो और हर ऑपरेशन के लिए सर्वर की ओर से तुम्हें एक पेलोड आ रहा है और वो है पूरा एचटीएमएल पेज। तो ये दिक्कतें ना हो इसके लिए क्या करा कि फ्रंट एंड को जो है बैक एंड से अलग कर दो। बैक एंड का जो काम है वो बस डेटा मैनिपुलेशन है और डेटा बेस से कनेक्शन मेंटेन करके रखना है। तुम्हारा जो फ्रंट एंड जो है, जो वेब एप्लीकेशन रहेगी, वो अब एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है और अलग कोड पे काम करती है। इसके लिए तुम रिएक्ट, एंगुलर, व्यू जेएस ऐसे फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हो। इन तीनों के बीच में एक सिमिलैरिटी ये है कि यार ये मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कंपोनेंट वाइज जो है अपना डेटा शो करना। कंपोनेंट वाइज डेटा शो करने का मीनिंग ये है कि तुम्हें हर चीज को रिपीट नहीं करना पड़ता। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास यार एक कार्ड है, अगर तुम एचटीएमएल लिखने जाओगे उस कार्ड की और तुम्हें 100 कार्ड की जरूरत पड़ गई, तो तुम यार दो तरीके हैं प्योर एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में तुम अगर ये काम करने की कोशिश करो। पहला तो है कि तुम 100 कार्ड हार्ड कोड लिखो। दूसरा तरीका ये है कि तुम उसके लिए एक इम्पेरेटिव फंक्शन बनाओ, पूरा एक एल्गोरिदम लिखो अपने जावास्क्रिप्ट में जहाँ पे वो एक ये एचटीएमएल को कॉपी करेगा और एक पेरेंट में अपेंड करता जाएगा। हालांकि वो भी डायनामिक नहीं होगा, स्टैटिक ही रहेगा। तो इसके लिए यार ऐसी दिक्कतें ना आए। यहाँ जहाँ तुम्हारा एक सिंपल पेज अचीव करने के लिए तुम बहुत सारा हार्ड कोड एचटीएमएल लिख रहे हो या फिर एक स्टैटिक जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखना पड़ रहा है तुम्हें, तो ऐसी दिक्कतें ना आए इसके लिए रिएक्ट क्या करता है कि तुम्हें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जो एचटीएमएल रिटर्न करेगा। ये फंक्शन जो है ये प्योर फंक्शन नहीं होता क्योंकि इसमें तुम अपना एक इनपुट डालते हो और उसके रिकॉर्डिंग ये तुम्हें एक एचटीएमएल रिटर्न करके देगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने इमेज अलग अलग चाहिए तुम्हें कार्ड की, तो तुम फंक्शन में अलग अलग इमेज पास कर दो, वो तुम्हें अलग अलग इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग कार्ड दे देगा। तो ये होता है कि तुम एक कंपोनेंट बना देते हो, बेसिकली वो एक फंक्शन कॉल की तरह होता है। अब तुमने कुछ में या सी सी प्लस प्लस पढ़ी होगी तो उसमें तुम्हें फंक्शन का कंसेप्ट पता होगा कि तुम फंक्शन को कॉल करते हो और उसके बदले में एक वैल्यू एक्सपेक्ट करते हो। सेम गोज हियर, रिएक्ट में भी तुम एक फंक्शन कॉल करते हो और उसके बदले में तुम एचटीएमएल एक्सपेक्ट करते हो और एचटीएमएल शो होती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारी जो वेबसाइट है वो अपना लेआउट जो है डिफाइन कर, अपना लेआउट शो करती है। इसके बाद ये तो हो गया तुम्हारा कंसेप्ट फ्रंट एंड को लेके। अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक में फ्रंट एंड को लेके तो यार तुम बोल सकते हो या पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो यार बताओ। हेलो गाइस, कर देंगे अनम्यूट। है किसी को डाउट और शैल वी कंटिन्यू? भैया मुझे एक डाउट था। बोलो।
तो भैया रिएक्ट में जैसा कि जो कोड है वो डॉट जेएसएक्स फाइल में होता है, तो वो भी तो बहुत सारी फाइल्स जा रही होगी ना फिर तो, जब देखो हम यार, बहुत सारे ऐसा होता कंपोनेंट है। बना रहे हो। ऐसा होता है कि सबसे पहले तो यार देख, एक जेएस और जेएसएक्स फाइल दोनों अलग अलग चीज होते हैं। ठीक है, हालांकि दोनों सेम ही दिखते हैं। अब जहां तक रही तुम्हारे क्वेश्चन की बात, तो ये होता है कि यार, जो रिएक्ट की जो एप्लीकेशन जब तुम डिप्लॉय करते हो किसी सर्वर पे, तो वो वहां से ना एक ही बार में तुम्हें पूरी एप्लीकेशन रिटर्न करके देते हैं। फिर उसके बाद जो तुम्हारा कंपोनेंट हैंडलिंग हो रही होती है, वो क्लाइंट साइड पे होती है। सर्वर उसमें कुछ नहीं करता। सर्वर का काम होता है कि तुम्हारी पहली रिक्वेस्ट पे तुम्हें एक वेबसाइट, एक एप्लीकेशन ला के प्रोवाइड कर दें, जितने भी कंपोनेंट हैं। हाँ, ये तुमने कहा कि सारे के सारे पेज एक साथ आएंगे, आएंगे, पर हर रिक्वेस्ट पे तुम्हें वो नहीं करना पड़ेगा ना। अब अमेजोन वाली चीज थी, अमेजोन का मान लो तुम्हें 3 पेज है। अब एक पेज में भी अगर तुम कोई चेंज करते हो, एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट अगर तुम सर्वर साइड रेंडरिंग करवा रहे हो, तो वो सेम पेज वो दोबारा भेज देगा, जस्ट विद अपडेटेड डेटा। पर अगर तुम्हारे पास रिएक्ट एप्लीकेशन है, सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं यार बेसिकली इसको, इसमें तुम्हें पेज लोड नहीं करना पड़ता, मेन चीज ये। अब फॉर एग्जाम्पल यार देख, जैसे कि अगर तुम बुक पढ़ो, तो तुम्हें यार एक स्पेसिफिक पेज पे एक स्पेसिफिक डेटा ही मिलता है। अगर तुझे, मान लो तुम्हारे पास एक डीबीएमएस की बुक है, उसमें तुम्हें जानना है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ है, एक डेटाबेस सर्वर कहाँ है, इनके बारे में तुझे पढ़ना है। तो तुम यार देखते हो कि एक अलग पेज तुम्हें खोलना पड़ता है। हर जो उसमें नॉन इंफॉर्मेशन है वो एक स्पेसिफिक पेज पे एग्जिस्ट करती है। यही होता है सर्वर साइड रेंडरिंग पे। तुम्हारा जो भी अपडेट है वो एक पेज पे एग्जिस्ट करता है, वो पेज बैकएंड अपडेट करता है और फिर तुम्हारे पास पेज भेजता है जब तुम उसको देखते हो। जबकि यार तुम्हारा सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है, जो कि रिएक्ट प्रोवाइड करता है, एंगुलर प्रोवाइड करता है, इसमें ये रहता है कि जैसे तुम्हारे फोन की स्क्रीन स्क्रीन उतनी ही रहेगी, ऑल दैट कंटेंट चेंज होता है। तो इसलिए रिएक्ट जो है, इनको आज लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें यार हर ऑपरेशन के लिए किसी बैकएंड पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम कोई चेंज करते भी हो, तो वो क्लाइंट साइड पे चेंज होगा। ठीक है, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ या फिर अभी कुछ है जो हाँ भैया नहीं क्लियर हो हुआ? गया। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है? ठीक है, बस नहीं। ठीक है यार, अब फ्रंट एंड तो काफी डिस्कस कर लिया है, बैक एंड देखते हैं। ऑलराइट, बस बैक एंड जो है वो एक सिर्फ डेटा को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, और तुम्हारे फ्रंट एंड को वाया एपीआई प्रोवाइड करता है। अब जैसे एक ब्रिज है, मान लो दो सिटीज को कनेक्ट करता है, उसी तरह तुम्हारे फ्रंट एंड और बैक एंड को एक एपीआई कनेक्ट करती है। वो एपीआई क्या है, उनके एंड पॉइंट क्या है, ऑनलाइन उनका राउट क्या होगा। अब यार तुमने देखा हो कि तुम सब लिखते हो google.com अपने ब्राउजर में, तो तुम्हारे पास एक एचटीएमएल पेज रिटर्न होता है। तो ऑब्वियसली बात है यार, तुमने google.com जब लिखा तो वो किसी एक आईपी एड्रेस का डी ये है, डोमेन नेम है। उस आईपी एड्रेस पे एक सर्वर है, वो सर्वर तुम्हें उस डोमेन नेम के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा भेज देता है। जब तुम google.com/सर्च करके अपनी क्वेरी डालते हो, तो वो सर्च के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा तैयार करता है, तो तुम्हारे पास एक एचटीएमएल पेज तैयार भेज देता है। बैकएंड में क्या होता है यार, तुम अपनी एपीआई के एंड पॉइंट और अपने डेटा के लॉजिक, ये 3 चीजें रखते हो। एपीआई, बिजनेस लॉजिक एंड डेटा लॉजिक। बिजनेस लॉजिक यार वो होता है कि तुम्हारे बिजनेस के रिगार्डिंग जो लॉजिक तैयार किया जाना चाहिए, तुम्हारा फ्रंट एंड जो है वो डेटा प्रोसेसिंग कम करे। और फॉर एग्जाम्पल यार, तुम्हें मान लो वो चाहिए, 100 एम्प्लॉयज का तुम्हें डेटा चाहिए अपने फ्रंट एंड। ठीक है, तो तुम्हारे डेटाबेस में ऑब्वियसली बात है यार, 100 से तो ज्यादा ही एम्प्लॉय होंगे, 1000 एम्प्लॉय। अब अगर तुम्हारा बैकएंड जो है वो 1000 का डेटा उठा के सीधा फ्रंट एंड को दे दे, और फिर फ्रंट एंड डिसाइड करे कि मुझे इसमें से 100 दिखाने, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कंप्यूटेशन है वो फ्रंट एंड पे बढ़ गई। इसमें बैकएंड की मदद कुछ नहीं हुई, बैकएंड ने इसमें कुछ भी नहीं करा सिवाय डेटा उठा के पास करना। तो ऐसे कंप्यूटेशन फ्रंट एंड ना करके बैकएंड करता है।
सो दैट फ्रंट एंड का काम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन तक का रह जाए, उस पर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग ना पड़े। इसलिए बैकएंड में यार हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस रिलेशन में जो क्वेरीज हैं वो, उन क्वेरीज से आए हुए डेटा के ऊपर हमें जो फिल्टर करना होता है, जो सॉर्टिंग करनी होती है, या जो मेटा डेटा तैयार करना होता है, वो सब तैयार करते हैं और फिर एक फाइनल रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में उस डेटा को एपीआई के रिस्पॉन्स में भेज देते हैं। अब हमारे बैकएंड में यार सबसे पहले तुमने देखा होगा कि तुम एक्सप्रेस जेएस को लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अपने बैकएंड में तुम लोग एपीआई डिफाइन करते हो, अपनी एपीआई के कॉरस्पॉन्डिंग एंड पॉइंट डिफाइन करते हो, और उन एंड पॉइंट से क्या होता है, तुम्हारा बिजनेस और डेटा लॉजिक लिखा होता है कि फॉर एग्जाम्पल यार तुम्हें अब साइन इन करना है कहीं, तो तुम अपने क्रेडेंशियल्स डालते इन पोस्ट एपीआई, वो एपीआई तुम्हारा डेटा क्रेडेंशियल जो है बैकएंड तक लेके जाती है, बैकएंड डेटाबेस में चेक करता है कि हाँ भाई ये क्रेडेंशियल एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। तो बैकएंड का जो रोल है वो होता है डेटा मैनिपुलेशन, और उसको रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में तुम्हारे फ्रंट एंड को सौंप देना। ये तुम्हारे बैकएंड का काम होता है। अब बैकएंड के लिए तुम बहुत सारे लैंग्वेज यूज कर सकते हो। पाइथन में तुम्हारे पास जेंगो और फ्लास्क होता है। तुम्हारे पास बैकएंड जो है नोड जेएस में, तुम प्योर नोड जेएस में भी लिख सकते हो, या फिर तुम एक्सप्रेस जेएस जैसा कोई फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हो। पीएचपी का इस्तेमाल भी करते हैं लोग, जिसमें तुम पीएचपी में यार तुम एचटीएमएल के साथ अपना लॉजिक लिख रहे होते हो जो पीएचपी में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी एचटीएमएल एम्बेडेड होती है पीएचपी। कई लोग आज भी यूज करते हैं, फेसबुक जैसी कंपनी आज भी पीएचपी का इस्तेमाल करती है। वेयर जो नोड जेएस, जहाँ तक इसकी बात है, ये थोड़ा इनसे फास्ट है। अब वन जेएस और आ गया है, वो इससे भी फास्ट क्लेम करता है खुद को, बट वाइड स्प्रेड इस्तेमाल और एक्सेप्टेंस जो है वो नोड जेएस की। ठीक है, इसके बाद है तुम्हारे पास आते हैं डेटा बेसिस। अब ऑब्वियसली बात है, तुमने देखा कि फ्रंट एंड जो है वो डेटा रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहा है, तुम्हारा बैकएंड जो है वो डेटा मैनिपुलेशन का काम कर रहा है, तो डेटा स्टोरेज का काम जो है वो तुम्हारे डेटा बेसिस करते हैं। तुम्हारा जनरेट किया हुआ डेटा वर्सेस तुम्हें जो रिक्वायर्ड डेटा है, वो सब डेटा बेसिस में स्टोर होता है। अब डेटा बेस के यार होते हैं रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल टाइप के। सबसे पहले रिलेशनल डेटा टाइप, डेटा बेसिस में तुम्हारे रहता है डेटा स्टोर्ड टेबल्स की फॉर्म में। वैसे नो सीक्वल वाले में तुम्हारा जो डेटा है वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में रहता है। एक्चुअली स्टार्टिंग में ये था कि तुम्हारा जो सबसे पहले डेटा था वो स्टोर किया जाता था ट्रीज के फॉर्म में। अब लेटर ऑन ट्रीज में तुम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अगर लगाओगे, तो वो एक बहुत ही हैक्टिक ग्राफ तैयार कर देगा, जो डेटा रिट्रीवल को बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस बना सकता है। इसके लिए क्या किया था, सीक्वल जैसी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और रिलेशनल डेटाबेसेस का इन्वेंशन किया, सो दैट तुम मैनी टू मैनी जैसी जो अपनी वो होती है रिलेशन, उनको तुम ज्यादा बेटर स्टैब्लिश कर। लेटर ऑन नो सीक्वल आया, जो आज मोंगो डीबी, रीथिंक डीबी, बहुत सारे ऐसे डेटाबेसेस जो हैं वो नो सीक्वल पे काम कर रहे थे। अब बेसिक चीज है सीक्वल और नो सीक्वल जो है, तुम उसको देखोगे तो ये डिफरेंस रहता है कि नो सीक्वल डेटाबेसेस जो है वो नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस है, उनमें तुम्हारा डेटा जो है वो एक लोकेलिटी में रहता है, तो तुम्हारे लिए डेटा रिट्रीवल जो है वो ज्यादा आसान हो जाता है। जबकि तुम रिलेशनल डेटाबेसेस में देखोगे तो तुम्हारे पास हर एंटिटी के लिए एक अलग टेबल होती है। तुम में से यार अगर बंदे सेकेंड ईयर में होता है वो डीबीएमएस सब्जेक्ट, तो तुमने वहां पे भी देखा होगा कि एंटिटीज रहते हैं, तुम्हारी तुम्हारी टेबल बनती है, एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी, एम्प्लॉयज की पोजीशन, जो उनके थ्रू आउट द रैंक जो भी होते हैं, तो उन सब की एक अलग अलग टेबल बनती है। जबकि अगर तुम एक स्पेसिफिक बंदे का डॉक्यूमेंट तैयार करोगे, तो तुम उसमें नेम, उसकी पोजीशन, उसकी सैलरी एक साथ रख सकते हो, जबकि तुम रिलेशनल डेटाबेसेस में उन सबको अलग अलग रखते हो। तो वहां पे तुम्हें डेटा रिट्रीवल जो है वो थोड़ा हैक्टिक हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा डेटा एक लोकेलिटी में सेव नहीं है, वो अलग अलग टेबल्स में है, और उनके बीच में तुम्हें जॉइंट लगा के रिलेशन तैयार करना पड़ता है, और सब डेटा रिट्रीव करते हैं। तो ये रिलेशनल डेटाबेसेस, तुम्हारे एंटिटीज जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, और जो वो है
डेटा रिट्रीवल, वो तुम्हें थोड़ा हैक्टिक पड़ता है क्योंकि डेटा लोकल नहीं है। वेयर एज नो सीक्वल में यार ऐसा होता है कि तुम्हें अगर डेटा के बीच में रिलेशन तैयार करना पड़ता है तो तुम्हें मल्टीपल क्वेरीज चलानी पड़ती हैं। डेटा भले ही तुम्हारा लोकल है, बट अगर तुम्हें एक वास्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम का डेटा चाहिए तो यहाँ पे फिर तुम्हारे लिए चीजें हैक्टिक हो जाएंगी, क्योंकि जहाँ पर एक डॉक्यूमेंट का डेटा उसकी लोकल है, तुम्हें हर डॉक्यूमेंट का लोकल डेटा चेक करना पड़ेगा सो दैट तुम एक रिलेशन बिठा। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, और बेटर तो यही रहेगा अगर सीखना चाहते हो तो मोंगोडीबी प्लस सीक्वल दोनों ही सीख लो। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग हैं माई सीक्वल को टालते हैं और उसमें क्वेरी लिखनी पड़ती है, जबकि मोंगोडीबी में मोंगो से तुम फाइंड वन या फाइंड बाय आईडी, अपडेट बाय आईडी करके तुम वो कर देते हो अपडेट। वो ज़्यादा फंक्शन बेस्ड दिखता है, यूज करने में आसान लगता है। बट सीक्वल भी यार आनी चाहिए, इसलिए इसको कभी इग्नोर मत करना। ठीक है यार, उसके अलावा तुम्हारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वेब डेवलपमेंट में तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहती हैं, जिसकी तुम्हारी CSS यूटिलिटीज हो गई। CSS लिखनी यार बहुत ही ज़्यादा ऐसा काम है, री इन्वेंटिंग द व्हील। तुम्हें रिपीटेटिव काम करने पड़ते हैं, क्लास डालनी पड़ती है, आईडीज डालनी पड़ती है। अब फॉर एग्जाम्पल यार तुम्हें कुछ चीजें चाहिए जिसपे तुम डिस्प्ले फ्लैश वाला आइटम सेंटर है जिसका कंटेंट सेंटर रखना चाहते हो, तो इसको तुम्हें कई बार और कई जगह अलग अलग क्लासेस को चाहिए होता है। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे क्लासेस के नेम क्लैश कर जाते हैं। तो ये सब एम्बिग्युइटी ना आए, तुम्हें CSS की एक अच्छी खासी लंबी फाइल ना लिखनी पड़े, इसके लिए क्या है कि कुछ बूटस्ट्रैप और टेलविंड जैसे अपने पास वो है अवेलेबल फ्रेमवर्क। इन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके तुम ये चीजें ज्यादा आसानी से अचीव कर पाते हो, और थोड़ा जो है लिखने वाला काम जो है, कोड टाइप करने वाला काम, वो तुम्हारा कम हो जाता है। लेटर ऑन यार तुम्हारे पास एपीआई होती हैं। एपीआई मैंने तुम्हें शायद पहले बताया कि फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में जो डेटा कैरी करने वाला काम होता है वो एपीआई का होता है। एपीआई तुम तीन चार तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। रेस्ट एपीआई होगी, सोप हो गया, या फिर ग्राफक्यूएल। इनके थ्रू तुम अपनी एपीआई इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बेसिकली एपीआई का काम होता है तुम्हारे लिए एक एंड से दूसरे एंड तक डेटा लेके आना। तुम एक एंड पॉइंट को हिट करते हो जो सर्वर पे होता है, सर्वर उसके रिगार्डिंग तुम्हें एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। उस रिस्पॉन्स में तुम्हारा या तो डेटा हो सकता है या फिर एरर मैसेज हो सकता है। ठीक है, तो एपीआई जो है वो तुम्हारे किन्हीं भी दो सिस्टम्स के बीच में रिलेशन बिठाने के लिए काम आती है। अब ये चीज भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारी एपीआई जो है वो सिर्फ फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में बैठे। तुम एक रिले एपीआई भी बना सकते हो जो कि दो सर्वर्स के बीच में बैठ सकती है। ठीक है, लेटर ऑन यार वर्जन कंट्रोल गिटहब इस सबसे तुम अगर इंट्रोड्यूस नहीं हो तो मैं बता दूं कि ये क्या करते हो, तुम्हारा कोड मेंटेन करने में मदद करता है। तुम जैसे अपना कोड लिखते जाते हो, तुम कोड में कोई चेंज करते हो, कोड को अपग्रेड करते हो, अपडेट करते हो, तो ये तुम्हारे बिहाफ पे उसको सेव करता है। तुम अपना चेंज जो है स्टेज करते हो, तुम्हारा वो स्टेज जो चेंज है वो एक जगह सेव रहता है, सो दैट तुम्हारा जो कोड है कल को मशीन के फॉल्ट की वजह से चला ना जाए या गुम ना हो जाए। बेसिकली एक क्लाउड या फिर एक रिमोट डेटाबेस पे तुम्हारा जो करंट प्रोग्रेस है कोड की वो सेव है। तो यार बैक एंड और इसको लेके निकलेंगे, इसको लेके अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो यार। कोई तुम्हारे पास डाउट हो बैक एंड फ्रंट एंड और निकलेंगे अभी तक जो करना है इसको लेके। तुम पूछो तुम। मैं पूछूं पहले। कोई पूछ लो। हाँ तुम पूछो। भैया बैकएंड में भी कुछ कुछ कंपनीज के मैंने देखे थे, लाइक दो तीन अलग अलग टेक स्टैक्स यूज कर रहे हैं, जैसे नोड जेएस भी यूज कर रहे हैं और फिर वो जैंगो भी यूज कर रहे हैं, कुछ कुछ तो गो में भी यूज कर रहे हैं। तो लाइक एक ही कंपनी ऐसे दो तीन क्यों यूज कर रही है, और ये आपस में सर्वर्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये पूछ रहा था मैं। देखो यार, अभी एक चीज जो तुमने पूछा कि नोड जेएस भी यूज कर रहे हैं, वो जैंगो भी यूज कर रहे हैं, तो यार देखो, मेन चीज जो मैंने तुम्हें कही थी अभी कि वो है फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में जो रिलेशन रहता है वो है डेटा प्रोवाइड करना। ठीक है,
तो डेटा तुम किसी भी सोर्स के थ्रू प्रोवाइड करवा रहे हो, वो कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। अब जहाँ रही बात मल्टीपल ये चीजें यूज करने की, तो इनको माइक्रो सर्विसेज कहा जाता है। तुम्हारा जो बैकएंड है वो दो तरीके से तुम आर्किटेक्ट कर सकते हो। ये चीज तुम्हारी सिस्टम डिजाइनिंग में रहती है बेसिकली। एक होता है मोनोलिथ और एक होता है माइक्रो सर्विसेज। अगर तुम्हारा अभी रिसेंटली टेक में किसी ने ध्यान दिया हो, तो कुछ 3-4 महीने पहले Amazon प्राइम जो है वो माइक्रो सर्विसेज से वापस मोनोलिथ में ट्रांसफर हुआ। इनमें डिफरेंस ये है कि माइक्रो सर्विसेज में ये रहता है कि तुम अपने बैकएंड को अलग अलग सर्विसेज में, डिप्लॉयबल सर्विसेज बेसिकली। तो ऐसा समझो कि एक सर्वर जो है हैवी सर्वर, उसको तुमने तोड़ के 3-4 सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यार एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो Amazon ही लेते हैं दोबारा। ठीक है, अब एक Amazon एप्लीकेशन जो है वो ई कॉम एप्लीकेशन है। तो एक बार तुम सोच के देखो कि उसमें जो यूजर है वो किन किन पोर्शन से इंटरेक्ट करता होगा। ऑथराइजेशन, उसके बाद उसके परचेजेस, नेक्स्ट थिंग उसको जो डेटा दिखाना है वो। अभी इन तीन को ही मान के चलते हैं, अगर मैं ये तीनों चीजें एक ही मशीन के ऊपर डाल दूं कि सिंगल मशीन जो है वो एक यूजर का ऑथराइजेशन भी चेक करेगी, वो एक सिंगल यूजर के प्रोडक्ट्स जब तक उसके ऑर्डर हैं, जो उसकी हिस्ट्री रही है, जो उसके अकाउंट की हिस्ट्री रही है, वो मेंटेन करेगी। और एक ही मशीन जो है वो करंट अपडेट्स जो हैं, जो नए ऑफर्स हैं, जो नए प्राइसेस हैं, नए प्रोडक्ट्स जो आए हैं, वो भी उस यूजर को दिखाएगी। तो ये तीन काम जो है अगर ये एक ही मैं सर्विस पे डाल दूं, तो ऑब्वियस सी बात है जब यूजर्स बढ़ जाएंगे तो 3x टाइम्स जो है सर्विस पे लोड बढ़ जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं कि जो सिंगल तुम्हारा मोनोलिथ आर्किटेक्चर है, जो एक सिंगल मशीन है, उसको मल्टीपल सर्वर्स में ब्रेक कर लेते हैं। अब वो मल्टीपल सर्वर्स जो है वो एज पर रिक्वायरमेंट लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यार देख, डेटा रिट्रीवल की बात है जहां तक मैं कहूँ, तो वो एक यूजर सबसे ज्यादा करता है Amazon में। अगर तुम अदर साइड यूज करते हो तो तुम ऑथराइजेशन जो है, लॉग इन साइन अप एक ही बार करते होगे, राइट। पर तुम्हारा डेटा रिट्रीवल वाला जो काम है, तुम्हें जो ऑफर शो करने होते हैं, वो एक ज्यादा हेक्टिक काम है, वो एक ज्यादा वो है लोड देने वाला काम। तो वो ऑब्वियसली बंदा ऐसा चाहेगा कि ये मेरा काम जल्दी हो, तो वो उसे एक ऐसी लैंग्वेज में लिखेगा जो ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स कर सकती है। तो ऐसे में यार अगर मैं हूँ तो मैं अपनी इस मोनोलिथ आर्किटेक्चर को 3 सर्विसेज में तोड़ दूंगा। एक सर्विस जो है वो सिर्फ वो एपीआई प्रोवाइड करेगी जिनसे मैं लॉग इन कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसको मैं गो लैंग्वेज में लिख देता हूँ कि हाँ भाई गो लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में बनी हुई एपीआई जो है वो वहाँ पे मेंशन होंगी फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड क्योंकि वो हिट करता है कुछ एपीआई को, तो फ्रंट एंड के पास एपीआई रहती है। तो गो लैंग जो है वो मेरे एक डेटाबेस से कनेक्ट है, उसने अप्रूव कर दिया ऑल राइट कि तुम अप्रूव हो, तुम साइन इन कर सकते हो इस सर्विस में। लेटर ऑन मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो प्रोडक्ट्स एक बहुत हैवी लिस्ट, हैवी डेटा रिटर्न करेगा। तो वो मान लो मैंने नोट जीएस में लिख दिया कि ठीक है, गेट प्रोडक्ट जो है वो मेरा इसमें होगा, गेट ऑर्डर लिस्ट जो है वो मेरी नोट जेएस में है। तो वो एपीआई एक अलग सर्विस, अलग अलग सर्विसेज अलग अलग आईपी एड्रेसेस पे बैठती हैं, अलग अलग आईपी एड्रेसेस पे डिप्लॉय होती हैं, और उनके बेसिस पर उनके जो तुम लिंक हिट करते हो वो डिपेंड करता है। तो जहाँ तुम्हारी बात थी कि अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होती हैं, तो वो अलग अलग लैंग्वेजेस अलग अलग सर्विसेज के लिए यूज होती है। ठीक है, अब जैसे कि तुम डेटाबेस भी देखोगे तो तुम देखोगे कि यार नेटफ्लिक्स जो है उसी ने बहुत सारे डेटाबेस यूज कर रखा है, उसने कैसेंड्रा डीबी यूज कर रखा है, कॉकरोच डीबी यूज कर रखा है, रेडिस यूज करते हैं लोग। 3 डेटाबेस, जबकि उनमें अलग अलग डेटा। अब किसी यूजर का डेटा मान लो मैं कैसेंड्रा डीबी में इस्तेमाल करता हूँ, बस जो नेटफ्लिक्स का अपना स्ट्रीमिंग कंटेंट होता है वो उसने रखा होगा कॉकरोच डीबी पे। इस डेटा की कैशिंग जो है वो उसने रेडिस के थ्रू करवा रखी होती है। तो जब तुम्हारी एप्लीकेशन बढ़ जाती है, एक कंपनी को जो है, बड़ी कंपनी उनमें जो उनकी एप्लीकेशन है वो कॉम्प्लेक्स होती है, और उस कॉम्प्लेक्स चीज को हैंडल करने के लिए सर्विसेज को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। अलग अलग सर्विसेज अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने अपने टेक स्टैक चूज करती हैं, और तब वो इम्प्लीमेंट होती हैं, और एक हैवी नेटवर्क जो है वो इस तरह स्टैब्लिश होता है। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि तुम्हें बैकएंड सिर्फ एक ही लैंग्वेज में मिले, मल्टीपल लैंग्वेज में मिलेगा। और
मेन चीज ये है कि तुम्हारे बैकएंड का ना यार एक पर्पस होता है। वो ये है कि एक डेटा ये लेगा, उस डेटा के ऊपर ये कुछ ऑपरेशन करेगा, चाहे वो डेटाबेस से डेटा उठाना हो या डेटाबेस में स्टोर करना हो, उसके रिगार्डिंग तुम्हें रिस्पॉन्स देगा। अब इट डजेंट मैटर कि तुम्हारा बैकएंड जो है वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में तुम्हें सर्विसेज दिख सकती हैं, या एक कंपनी जो है एक बैकएंड अचीव करने के लिए या फिर एक फ्रंट एंड अचीव करने के लिए मल्टीपल चीजों के ऊपर डिपेंड हो सकती है। तो और तुम्हारा डाउट हुआ क्लियर इस बारे में? आदेश, आई गेस आपका हाँ भैया क्वेश्चन क्लियर था। है। अब डाउट्स, किसी और को बोलना हो तो बोल सकता है। मुझे कुछ पूछना तो है? किसी और के डाउट्स हो तो वो दे लेते हैं। फिलहाल इसके जितना अभी बताया है मैंने, इसके रिगार्डिंग किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो वो बोल सकता है। ऑलराइट, तो यार कंटिन्यू करता है। ऑलराइट, तो सबसे ज्यादा चीज जो ज्यादा बच्चों को चाहिए होगी वो है कैरियर। कि इसमें करियर क्या है। और हाँ, बहुत सारे लोगों को ये भी रहता है कि एआई उनकी जॉब खा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यार सबसे पहले देखो, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, तुमने ये चीज तो अभी देखी थी यार। फ्रंट एंड एंड बैक एंड, इन्हीं दोनों चीजों में तुम्हारी वेबसाइट जो है वो बटी हो। तो हर चीज में एक्सपर्टीज भी रखी जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो सिर्फ फ्रंट एंड इतना अच्छा बना देते हैं। तुमने यार एप्लीकेशन अगर तुम देखोगे, कुछ एप्लीकेशन जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है, वो उनका फ्रंट एंड सबसे ज्यादा अच्छा बनाया है rather than their बैक एंड। डेटा रिप्रेजेंटेशन तुम जितना अच्छे तरीके से कर सकोगे, जितना इंटरेक्टिव तुम वेबसाइट को बना सकते हो, तुम्हारे यूजर तुम्हारी वेबसाइट को उतना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो फ्रंट एंड एक रोल है वेबसाइट में, वेब डेवलपमेंट में एक फ्रंट एंड रोल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। पेमेंट जो है इनकी एवरेज ही रहती है। डिसाइड दैट तुम्हें अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट में तुम्हारा रुझान है, तो रिस्पॉन्सिवनेस सबसे जरूरी होती है। तुम्हारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो, इंटरेक्टिव हो और मीनिंगफुल हो। ऐसे नहीं कि डेटा कहीं भी दिखा दिया जाता है। फ्रंट एंड जो है स्लीक होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। कई बार फ्रंट एंड क्या करते हैं कि तुम्हारे बैक एंड से अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी हाइड कर देते हैं अगर तुम्हारा फ्रंट एंड अच्छा हो। तो ऑब्वियसली फ्रंट एंड डेवलपर्स की पूरी एक कम्युनिटी होती है अलग। तुम इसमें CSS, बूटस्ट्रैप, इनके रिगार्डिंग जो और लाइब्रेरीज हैं, क्योंकि पैरालैक्स है, GSAP है, ग्रीन सॉक है, उसके अलावा तुम्हारे कुछ और भी हैं जिनको तुम यूज कर सकते हो, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। ये सब फ्रंट एंड में तुम जितना अच्छे से तुम अपनी डेटा या अपनी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करना चाहो, वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंडर आते हैं। लेटर ऑन कम्स बैक एंड। बैक एंड का जो है वो काम ज्यादातर रहता है डेटा मैनिपुलेशन पे, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन पे। तुम डेटाबेस से कितना अच्छे से एक्सेस कर पा रहे हो। उसके अलावा तुम्हें सॉकेट्स, तुम्हें कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि तुम्हारी जो वेबसाइट है वो किन प्रोटोकॉल्स पे काम कर रही है। ठीक है, उसका जो डेटा है वो कैसे जा रहा है, पैकेट्स वगैरह कैसे बन रहे हैं। बैकएंड डेवलपर को इस चीज़ का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी वेबसाइट का आर्किटेक्चर कैसा है, मिडलवेयर तुम कैसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो अपने बैकएंड में, ये सब चीज़ें बैकएंड डेवलपर का काम होता है। लेटर ऑन कम यार फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर तो वही होता है कि तुम्हारा जो फ्रंट एंड भी संभाल सकते, जो फुल बैक एंड भी संभाल सकता है। फुल स्टैक डेवलपर वो हो जाते हैं जिसको दोनों ही काम आते हैं, द वन हु नोज फ्रंट एंड बैक एंड टू। ठीक है, देन कम UI UX डिजाइनर। अब तुम्हारी वेबसाइट में यार जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं वो दो पोर्शंस में होते हैं, एक होता है डिजाइनर और एक होता है कोडर। डिजाइनर का काम होता है कि UI कैसा दिखेगा, वो बस एक इमेज तैयार करके देता है।
समथिंग लाइक एक प्लान शीट, एक आइडिया या फिर एक फ्लो वेबसाइट का। एंड कोडर का काम होता है, बेसिकली डेवलपर का काम होता है उस चीज को कोड करना और इम्प्लीमेंट करना। तो फ्रंट एंड डेवलपर जो है वो बेसिकली कोड लिख के उस फ्लो को क्रिएट करता है, और यूआई यूएक्स डिजाइनर जो है वो फ्लो तैयार करता है कि चीजें किस वे में चलेंगी और क्या क्या उनका व्यू होगा, कैसे वो दिखेंगी, लेआउट क्या रहेगा, इनकी पोजीशनिंग, ये सब यूआई डिजाइनर का काम होता है। बेसिकली यूजर का तुम्हारी वेबसाइट से कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, कितना वो इंटरेक्ट करना, मैक्सिमम ये एम तो यही रहता है कि सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करें, ठीक है, तुम्हारी वेबसाइट से वो बोर ना हो। तो ये चीज वेबसाइट को वैसा इंटरेक्टिव शो करना यूआई यूएक्स डिजाइनर का काम होता है, और रिप्रेजेंटेबल चीज को क्रिएट करना एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम है। ठीक है, बैक एंड डेवलपर का काम जो है डेटाबेस मैनिपुलेशन है, डेटाबेस से जो तुम्हारी कनेक्टिविटी है वो। ओके, तो यार अब बात आती है रोड मैप की कि वेब डेवलपमेंट जो है वो सीखनी है तो वो शुरू कैसे करना है। तो जैसे मैं पहले बता चुका था कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट ये तीन चीजें जो हैं ये पूरी की पूरी वेब डेवलपमेंट को संभालेंगे। इन तीन लैंग्वेजेस ने ऑलमोस्ट सारा वेब जो है लाइक 75% वो हैंडल कर रखा है। तो सीखना कैसे है यार, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इसमें क्या है कि स्टार्टिंग स्टेज में तो तुम्हें बहुत सिंपल सिंपल सीखना होता है कि HTML में जैसे कि कुछ टैग्स होते हैं जिनका डिस्प्ले ब्लॉक होता है, कुछ का इंलाइन होता है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, स्पैन, डिव, ब्रेक टैग, इन सब टैग का कुछ पता होना चाहिए। टाइटल टैग होता है, स्क्रिप्ट टैग होता है, ठीक है, इन सब का तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो तुम्हारे HTML में कहाँ लगेंगे। बेसिकली जैसे कि तुम्हारा टाइटल टैग जो होता है वो तुम बॉडी में नहीं डाल सकते, हेड टैग जो है बॉडी टैग से पहले आएगा। इस तरह के कुछ बेसिक सिंटैक्स जो है HTML के रिगार्डिंग वो तुम्हें पता होनी चाहिए। लेटर ऑन कम CSS में हो जाते हैं भाई तुम्हारे क्लास सिलेक्टर हो जाते हैं, ID सिलेक्टर हो जाते हैं, कुछ सूडो सिलेक्टर हो जाते हैं, ठीक है। तुम बेसिकली इवेंट सिलेक्टर कर सकते हो कि यार हवा करने पे मेरे पास ये चेंज आना चाहिए, या फिर क्लिक करने पे मेरे पास ये होना चाहिए। इसमें कुछ एनिमेशन आ जाती हैं, बेसिक एनिमेशन तुम CSS के मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेटर ऑन तुम जावास्क्रिप्ट में यार ऐसा होता है कि तुम डॉम मैनिपुलेशन कर सकते हो, तुम ब्राउजर की API से इस्तेमाल करके OS की कुछ चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके अलावा JS का एक ऐसा पोर्शन भी रहता है जो डेटा स्ट्रक्चर अपने मेंटेन करता है, जैसे कि इनके मैप, सेट, एरे, स्ट्रिंग्स, इन सब के ऊपर जो फंक्शन होते हैं, क्योंकि ये फंक्शन यार ऐसे होते हैं दोनों जो इस्तेमाल होंगे, फ्रंट एंड बैक एंड। तुम अपना कोई लॉजिक लिखना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है तुम डेटा के ऊपर काम करोगे। डेटा को स्टोर कैसे करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में, डेटा स्ट्रक्चर से काम करने के लिए तुम्हें जावास्क्रिप्ट में जितना भी डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम है, जो जो APIs हैं, जो जो फंक्शंस हैं ये यूज करते हैं डेटा मैनिपुलेशन के लिए, उन सब का पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार जब तुम्हें इतना पता चल जाए कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आपस में मिलकर कैसे तालमेल बना के चलते हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसमें फिर यार अपना आ जाता है गिट। तुम्हारा जो कोड है एक रिमोट सर्वर पे सेफ रहता है, ठीक है, रादर देन लोकल मशीन। तुम अपना कोड शेयर भी कर पाते हो, मल्टीपल टीम्स एंड ग्रुप्स एक साथ एक कोड पर काम करके अपने कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं, ठीक है। तुम्हें वेब सिक्योरिटी पढ़नी होती है थोड़ी बहुत, लाइक HTTPS कोर्स हो गया, ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज। तुम्हें पैकेज मैनेजर्स का पता होना चाहिए, NPM, PNPM, यान, क्योंकि यार ऐसा है कि तुम्हारी वेबसाइट जो है वो काफ़ी कुछ अचीव करती हैं, पर हर चीज़ को तुम स्क्रैच से नहीं तैयार कर सकते। टू अचीव एवरीथिंग तुम स्क्रैच का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। इसलिए क्या होता है कि कुछ डेवलपर्स ने ऑलरेडी ट्रस्टेड एंड टेस्टेड मॉड्यूल्स बना रखे होते हैं जिनका तुम इस्तेमाल करते हो, और उन मॉड्यूल्स का तुम अपने एप्लीकेशन में अच्छे से इस्तेमाल कर पाओ इंडिपेंडेंटली। उसके लिए तुम्हें यार क्या है कि पैकेज मैनेजर की जरूरत होती है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे मॉड्यूल्स को मैनेज करता है, ठीक है। उसके बाद CSS रेफरेंस प्री प्रोसेसर्स हैं, तुम्हें लिंट और ये लिंटर्स एंड फॉर्मेटर्स मिल जाते हैं। तुम्हारा कोड जो है थोड़ा सा फॉर्मेट अच्छा रहे, कोड का रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, बेसिक बात है, क्योंकि जब कोड बड़े बड़े हो जाते हैं तो रीडेबिलिटी इज अ मस्ट थिंग कि हाँ भाई पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं तुम्हारे पास बिल्ड टूल्स की। तुम क्या करते हो,
एप्लीकेशन जो है नॉर्मल सीधा का सीधा अपना पूरा कोड स्ट्रक्चर उठा के अपने सर्वर पे नहीं डाल सकते हो। एक बिल्ड फाइल तैयार होती है जो तुम्हारे जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल इन सब फाइल्स को काफी कॉम्पैक्ट करके साइज में छोटा कर देता है, कीपिंग द लॉजिक सेम, कॉम्पैक्ट करके तब वो सर्व करता है। तो उसके लिए तुम्हें बिल्ड टूल्स की मदद चाहिए होती है, जैसे कि तुम्हारे वेब पैक हो गए हैं या पार्सल हो गया, ये तुम्हारे मॉड्यूल बंडलर होते हैं। मॉड्यूल बंडलर बेसिकली यार ऐसे होते हैं कि तुम्हारी जो मॉड्यूल्स होती हैं, बहुत सारी मॉड्यूल्स बेसिकली यार एक फाइल होती है जो कि तुम्हारे कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होल्ड करती है, और उन फंक्शंस को तुम एज पर योर रिक्वायरमेंट वो अपने मेन फाइल में कॉल करते रहते हो। तो ये कुछ है, तो उन सबको वो एक फाइल में ला के रख देता है। वेब पैक का काम यही होता है कि अलग अलग फाइल्स के जितने भी डेटा वो है, सॉरी फंक्शन हैं या मॉड्यूल्स हैं जो तुम्हें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तुमने अपने मेन फाइल में बुला रखे हैं, उनको एक फाइल में ला के रख देता है वो। ठीक है, तो इससे क्या है कि मल्टीपल फाइल्स की जगह तुम्हारा काम सिर्फ एक फाइल से चल जाता है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के कई फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू हो गया। इन सब के अंदर भी फिर तुम्हारा रहेगा यार स्टेट मैनेजमेंट, कि अब क्या होता है कि तुम्हारे, जैसे मैंने बताया था कि रिएक्ट जो है वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स पे काम करती है और क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स पे भी। तो ऐसा रहता है कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के बीच में डेटा कैसे शेयर करे, या फिर अगर मान लो दो कंपोनेंट जो है वो सेम डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एक अगर कंपोनेंट डेटा अपडेट करता है तो वो दूसरे में कैसे रिफ्लेक्ट हो। इसके लिए तुम क्या यूज करते हो, स्टेट मैनेजमेंट यूज करते हो। रिएक्ट में यार तुम्हारे पास हुक्स होते हैं, अगर तुम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट का यूज करते हो तो अपने पास बहुत सारे हुक्स होते हैं जो मल्टीपल चीजें अचीव करने में मदद करते हैं। जैसे कि यूज स्टेट हो गया, वो कोई स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करने में और उसकी वैल्यूज को चेंज करने में हेल्प करता है। तुम्हारे यूज इफेक्ट हो गया, वो क्लीन अप फंक्शन के लिए काम आता है। उसके अलावा तुम्हारे जो पूरा एचटीएमएल रेंडर होने के बाद जो फंक्शन तुम्हें चलवाने होते हैं उसमें यूज इफेक्ट इस्तेमाल होता है। यूज मेमो है, यूज कॉल बैक है, यूज कंटेक्ट एपीआई है। ठीक है, इस तरह से हुक है। उसके अलावा तुम अपने कस्टम हुक भी बना सकते हो। ठीक है, लेटर ऑन कम्स एक्सियोस एंड फेच। एक्सियोस जो है वो बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो तुम्हें किसी भी रिमोट एंड पॉइंट को हिट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा तुम फेच यूज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन होता है। यूआरएल पास करो, अपने ऑप्शंस पास करो कि अपना कंटेंट टाइप क्या होगा, हेडर्स क्या है, मोड क्या है, बॉडी तुम उसमें भेज सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे ऑप्शन हो जाते हैं। तो ऐसे करके तुम स्टेट मैनेजमेंट, हुक और फेच एपीआई, इसका तो रिएक्ट अगर यूज करते हो तो इनका तो तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी ही सेम पैटर्न से चीजें व्यू और एंगुलर में भी होती हैं। ठीक है, लेटर ऑन कम टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट यार एक तरह से जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट में क्या है कि थोड़ी टाइप चेकिंग ऐड हो जाती है अपने जावास्क्रिप्ट में, सो दैट तुम कोई भी फंक्शन में कैसी भी वैल्यू पास ना करो। तो अब जैसे हमें पता है कि भाई जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि कॉन्स्ट, लेट या वैर जो है वो यूज होते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के, पर वो डेटा टाइप नहीं बताते, या डेटा टाइप का हमें कोई आइडिया नहीं होता। तो ऐसे में कुछ भी डेटा टाइप आ सकता है, इसीलिए टाइप स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, क्योंकि वो जो है एक टाइप चेकिंग लगा देती है, सो दैट जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप के डेटा को ही एक्सेप्ट करे, उसके अलावा ना तो एरर थ्रो कर दे। लेटर ऑन कम यार मॉडर्न सीएसएस। इसमें ये है कि सीएसएस फ्रेमवर्क्स हैं, तुम्हें जो है अपने सीएसएस बार बार ना लिखनी पड़े। अच्छी खासी लंबी फाइल बनती है यार सीएसएस की, अगर लिखने जाओ हर चीज़ को स्क्रैच से करने बैठो तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं यार जो तुम्हें हर जगह चाहिए होंगी और तुम्हें हर बार लिखनी पड़ेगी उसकी सीएसएस। तो इसीलिए उनको शॉर्ट करने के लिए, बार बार तुम सेम काम ना कर रहे हो उस चीज़ के लिए यार, बूटस्ट्रैप, मटेरियलाइज सीएसएस, बल्मा या फिर टेलविन सीएसएस, इस तरह की तुम्हारे पास चीज़ें हैं। ठीक है, लेटर ऑन कम सर्वर साइड रेंडरिंग। अब जैसे मैंने रिएक्ट में बताया था कि भाई रिएक्ट जो है एक अलग स्टेज पे अलग जगह डिप्लॉय होती है, तुम्हारा बैकएंड जो है वो एक अलग डिप्लॉय होता है। तो ऑब्वियसली ऐसे में यार ऐसा है कि तुम्हारे पास दो सर्वर की कॉस्ट आती है। ठीक है, तो इसीलिए कहीं कहीं ये रहता है कि लेटेंसी का चांस बढ़ जाता है। अगर मान लो एक सर्वर डाउन हो गया तो ऑब्वियसली अपनी दोनों ही का फिर वेस्ट है, क्योंकि फ्रंट एंड जो है वो बैक एंड का डेटा दिखाएगा, बैक एंड जो है फ्रंट एंड से आने वाले डेटा पे डिपेंड करता है। तो एक तरह से डिपेंडेंसी बनी रहती है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि सर्वर साइड रेंडरिंग जो है अभी इसमें अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं,
और उसमें जैसे कि रिएक्ट के साथ जो है नेक्स्ट जेएस काम कर रहा है, व्यू के साथ नेक्स्ट काम कर रहा है और एंगुलर के साथ यूनिवर्सल काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क्स हैं जो एक कुछ हद तक सर्वर साइड रेंडरिंग अचीव करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फिर फ्रंट एंड का। अब बैक एंड का देखते हैं। बैक एंड में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तुम्हें जावास्क्रिप्ट बिल्कुल एज अ बेसिक तो पता होनी चाहिए। एंड नोड जेएस जो है उसकी कुछ एपीआईज होती हैं यार, जैसे कि तुम्हारी एचटीटीपी हो गई, वो क्या करती है, तुम्हें एक बेसिक सर्वर बनाने में हेल्प करती है। अब कुछ ने सुना होगा कि भाई एक्सप्रेस जेएस भी होती है, तो एक्सप्रेस जेएस का काम यही होता है कि जो हम एचटीटीपी एपीआई का यूज करके जो सर्वर बिठाते हैं उसको ज्यादा क्लीन वे में एक्सप्रेस जेएस जो है वो हेल्प करने, वो बनाने में मदद करती है। बेसिकली ये है कि यार एक्सप्रेस जेएस जो है वो एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये इन्हीं एपीआई का यूज कर रहा होता है जो नोड जेएस की होती है। बट तुम ज़्यादा अच्छे से बना पाओ, डेवलपर एक्सपीरियंस जो है वो मेंटेन रहे, डेवलपर्स को दिक्कत ना आए, डेवलपर्स के लिए आसान रहे, इसीलिए फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं टू अचीव सेम थिंग। ठीक है, अब ये देखो यार, बैकएंड में सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही नहीं है जो हैंडल करती है, इससे पहले भी बहुत सारी लैंग्वेजेस थी और हैंडल करती आ रही है, जैसे कि तुम्हारी जावा हो गई, जावा हो गई है। ठीक है, पाइथन हो गई, पीएचपी हो गई। पाइथन में तुम्हें पता है यार, फ्लास्क या जेंगो का तुम बैकएंड बनाते हो। उसके अलावा जावा में स्प्रिंग बूट होता है, आज भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जावा की जो है सिक्योरिटी वो काफ़ी अच्छी है। लेटर ऑन यार इसमें अपने, जैसे तुम एक्सप्रेस जेएस जानते ही हो, जावास्क्रिप्ट क्या फ्रेमवर्क है। ठीक है, जैंगो जो है ये पाइथन का है, स्प्रिंग बूट जो है ये अपने इसका है, सॉरी, जैंगो पाइथन का है, स्प्रिंग बूट जावा का है, एंड लारावेल जो है वो भी पीएचपी का है। ये इसके वही है कि तुम्हें हर चीज़ जो है बेसिक एक एक एपीआई ना लिखनी पड़े, इसके लिए तुम्हें एक्सप्रेस जेएस जैसी फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, लेटर ऑन यार तुम्हारे डेटाबेस, अब ये बैकएंड जो बंदा कर रहा है उसको ऑब्वियसली बात है डेटाबेस से भी उसको डील करना पड़ेगा। तो डेटाबेस भी यार अपने पास दो तीन टाइप के होते हैं। एक तो नॉन रिलेशनल मॉडल पे काम करते हैं, कुछ रिलेशनल मॉडल पे काम करते हैं। ठीक है, उनमें क्या फ़र्क है, रीड राइट का जो बैंडविड्थ है तुम्हारा वो कितना है, किसमें है, तुम्हारी एप्लीकेशन कैसी डोमिनेंट है, रीड डोमिनेंट है, राइट डोमिनेंट है, तुम्हारी एप्लीकेशन में जो डेटा है वो डेटा स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा। ग्राफ है तो तुम ग्राफ बेस अपना चूज करोगे, वेक्टर डीबी हो गया। ठीक है, अगर तुम्हारा डेटा जो है वो डॉक्यूमेंट बेस्ड है तो तुम यूज करोगे यार अपना मोंगो डीबी। अगर तुम्हारा डेटाबेस रिलेशन बेस्ड है तो तुम यूज करोगे माई सीक्वल। इस तरह से यार अपने डेटाबेसेस चूज किए जाते हैं। तो बैकएंड वाले जो बैकएंड पढ़ते हैं, जिनका इंटरेस्ट बैकएंड में ज़्यादा है, वो इस बात का भी ध्यान रखना कि तुम्हारा जो डीबी है वो चूज किया जाता है तुम्हारी एप्लीकेशन के टाइप पे, एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पे, वो क्या काम करेगी इस तरह से। ठीक है, लेटर ऑन यार तुम्हारे होते हैं एपीआई। एपीआई जो होती है वो एज, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये दो सर्वर्स के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने का एक मोड बनती है, इसके ऊपर तुम्हारे डेटा जो है ट्रैवल होता है। एपीआई बेसिकली एक एंड पॉइंट होता है तुम्हारे इसमें, राउट होता है एक तरह का तुम्हारे सर्वर पे, जिसपे हिट करने पे तुम एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स गेन करते हो, जिसकी तुम्हें मान लो ऑर्डर करना है, तो तुम्हें क्या ऑर्डर करना है, उस प्रोडक्ट की आईडी, तुम्हें कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करना है तो क्वांटिटी। ठीक है, तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा नेम, तुम्हारा पिन कोड तुम एक एपीआई को देते हो, तुम हिट करते हो एपीआई, जब तुम अपना बाय नाउ का बटन क्लिक करते हो तो तुम एक एपीआई हिट करते हो, वो एपीआई तुम्हारा ये बेसिक डेटा जो ऑर्डर पुट करने के लिए नेसेसरी है वो एक सर्वर को प्रोवाइड करती है। सर्वर देन चेक करता है कि हाँ ये वैलिड यूज़र है। ठीक है, प्रोडक्ट है हमारे पास इतनी क्वांटिटी में जिसमें इसने रिक्वायरमेंट रेज की है। ठीक है, लेटर ऑन ये जो एड्रेस प्रोवाइडेड है यहाँ तक हमारी शिपिंग है कि नहीं, इस तरह से। और फिर फाइनली जो है तुम्हारा एक वो ऑर्डर प्लेस करके तुम्हें कंफर्मेशन मैसेज भेज देती है, या फिर तुम्हें मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, तुम्हें मेल आ जाते हैं, तुम्हें स्क्रीन पे भी चेंज दिख जाता है कि हाँ भाई ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, यू कैन ट्रैक इट नाउ। तो इस तरह से। ठीक है, लेटर ऑन यार अपने पास एपीआई जो है चार तरह की होती हैं। रेस्ट एपीआई,
सोप एपीआई, ग्राफक्यूएल भी होता है, एक जेसन है, आरपीसी है, ठीक है। एंड यार नॉट जस्ट एपीआई, और भी दो तीन तरीके होते हैं जिनसे तुम अपना ये कर सकते हो अचीव। तुम यूडीपी डेटाग्राम यूज कर सकते हो, तुम टीसीपी आईपी यूज कर सकते हो, ठीक है। तुम अपना क्या कहते हैं इसको, वेब सॉकेट यूज कर सकते हो। तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए ये सब चीज़ें हैं, पर एपीआई का जो है वो अपना अलग महत्व है। अपने अलग तरह से ये डिप्लॉय होती हैं, बीच में काम करते हैं। एपीआई में तुम हेडर्स पास करते हो, तुम बहुत चीज़ें पास करते हो जब तुम एक एपीआई को डेटा प्रोवाइड कर रहे हो। तो एपीआई जो है भाई, इसमें सबसे ज़्यादा होती है रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई जो अपनी एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे काम करती है, ठीक है। ये कुछ कर्ड ऑपरेशंस करने में ही मदद करती है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, इस तरह से। गेट, पुट, पोस्ट, बैच, डिलीट, ये सब इसके मेथड्स होते हैं, ठीक है। मेथड्स के अकॉर्डिंग ही तुम उसका डेटा सेंड करते हो। नाउ लास्ट कम्स यार टूल्स, तुम कौन कौन से यूज कर सकते हो। तो टूल्स यार सेम ही है, तुम्हारे पास एक आईडीई होना चाहिए सो दैट तुम अपना डेटा, सॉरी, तुम अपना कोड लिख सको। नोटपैड पे तो कोई भी नहीं लिखेगा, इसलिए यार वीएस कोड है, इंटेलिजे है, ठीक है। और बहुत सारे हैं, जैसे कि यार अपना उस पर नोट पैड कुछ ऐसे ही होता है यार, वो एक रहता है। तो वीएस कोड ही सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं। उसके बाद गिटहब, तुम्हें पता ही है यार, अपने कोड को मेंटेन करने के लिए तो गिटहब जरूरी है, क्योंकि बैक एंड फ्रंट एंड दोनों ही कोड किए जाते हैं, तो दोनों का कोड मेंटेन होना जरूरी है। दोनों के लिए गिटहब जरूरी है। लेटर ऑन तुम यार टेस्टिंग टेस्टिंग यार दो तीन तरीके से कर सकते हो तुम। एक तो तुम पूरी सिस्टम की टेस्टिंग टेस्टिंग कर सकते हो, या फिर एक यूनिट टेस्टिंग कर सकते हो। सिस्टम टेस्टिंग में यार ऐसा होता है कि तुम्हारे तीन चार फंक्शन ना एक साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एक फ्लो में काम कर रहे होते हैं, तुम एक इनपुट देते हो और एक आउटपुट एक्सपेक्ट करते हो। बेसिकली वो ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड ही होता है कि हाँ भाई, तुम्हें पता है कि अगर मैं डेट गलत डाल दूँ तो ये मुझे ये एरर थ्रो करे। तो वैसे ही तुम उन अपने सैंपल इनपुट के बेसिस पे तुम सैंपल आउटपुट गेन करते हो और चेक करते हो कि तुम्हारा फंक्शन तुम्हारी नीड्स के अकॉर्डिंग कितना सही काम कर रहा है, कितने इनपुट हैंडल कर पा रहा है, ठीक है। टेस्टिंग के लिए यार अपने पास काफ़ी सारे होते हैं लाइब्रेरी, जैसे कि जेस्ट हो गया, मौका हो गया, ठीक है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं, तुम देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। टेस्टिंग यार लिटरली बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, इसलिए इसका तो तुम्हें आना चाहिए कि टेस्टिंग कैसे करना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बैकएंड की। लेटर ऑन रोड मैप में अब और आगे कुछ नहीं है, बाकी वही है यार, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो और अपना तुम लोग आगे इम्प्रूव करते जाओ, ठीक है। दैट्स ऑल बाय माय साइड, गुड बाय।